चलिए, आप लोग कल का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो सर से पूछ लीजिएगा, फिर सर का यानी कि लेक्चर स्टार्ट होगा। आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कल के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेश्चन हो। बताइए, सभी लोग लगातार तैयारी में लगे हुए हैं 29 तारीख की। डॉक्टर वीरेंद्र। जी सर। गुड हाँ, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपके क्वेश्चन है तो पूछिए सर से। सर मैं अभी क्लास लिया था नहीं कल की। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। डॉक्टर वंदना। सर फार्मा में कैसे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं सर इंटरव्यू में? फार्मा का भैया आज तो नहीं हो पाया, कल करेंगे फार्मा का। सर ब्रीफ में सर मतलब क्या सर इम्पोर्टेंट रहेगा नहीं उसमें? नहीं, अभी अच्छा, तो फार्मा में? जी सर। पहली बात तो इंडिजिनस ड्रग्स के बारे में आइडिया रखिएगा। जी सर, जैसे ये हल्दी वगैरह सर। हाँ, इंडिजिनस जितनी भी है बिल्कुल सही है। तो रूरल एरिया में, रूरल कंडीशन में कौन कौन सी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपने यहाँ का। मेगा का केस था, कीड़े पड़े हुए थे। तो मैं जब गांव में गया तो हमको बताया सीताफल की पत्ती कस्टर्ड एप्पल, ये आज से 40 साल पहले की बात है। सीताफल की पत्ती को और 3-4 दिन के बाद कीड़े तो मर गए, हीलिंग भी हो गई। मतलब हीलिंग स्टार्ट। कहने का मतलब ये है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बहुत सारी अवेलेबल है और वो लुप्त होती जा रही है और हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। हल्दी सबको पता है, ऑलरेडी पेटेंटेड है। तो पहली बात तो इन द रूरल कंडीशन हाउ चीपेस्ट मेडिकेशन कैन बी डन, वो हरदम ध्यान में रखना है। स्पेशली लो ईटिंग एनिमल विद द फार्मर्स। बाकी आपका जहाँ बड़ा डेयरी फार्म आपका टेक्नोलॉजी अलग हो जाएगी। तो इन सब चीजों के बारे में दूसरा एज ए टेक्निकल फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी आना चाहिए आपको मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत, क्या रोल कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि फार्माकोलॉजी में डिटेल लेक्चर आपको फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, इतना डिटेल लेक्चर लेने का टाइम नहीं है। ऊपर से सर ब्रीफ में मतलब जो सर इम्पोर्टेंट मतलब फील्ड ओरिएंटेड जो इम्पोर्टेंट लगे थोड़ा सा। फिर अब आप पहले आप वाला काम कर लें। जी जी है ना? बदरिया जी। जी सर। हाँ भैया, अपना लेक्चर कब तक, क्योंकि आज तो तारीख हो गई है 23, जी जी सर। है ना? जी। कितना, एक लेक्चर, 2 लेक्चर क्या बचे हुए हैं अपने? सर 2 और कर सकते हैं सर। क्योंकि आज 23 हो गई है जी जी जी। और 24-25 बाकी 29 से तो लोगों का इंटरव्यू शुरू है। जी सर सर सर। तो सब अपनी अपनी इंडिविजुअल तैयारी में लग जाएंगे, जी सर। है ना? जी। वैसे भी कैंडिडेट तो आपके कम ही है, हाँ, बहुत ही कम है। ठीक है ना? जी तो मजा नहीं आती है। बताइए, और चलिए 2 लेक्चर रहेगा। 2 लेक्चर में फार्माकोलॉजी कैसे, और 1 लेक्चर में गायनेकोलॉजी और नेचर बचेगा। सर सर। बाकी क्वेश्चन और थोड़ा क्योंकि आज के हिसाब में तैयारी किया उसकी चर्चा पर करें तो अच्छा रहेगा। जी सर। कल जो क्वेश्चन रैक किया था किसी ने, हाँ, वंदना जी। ब्रेडिंग के बारे में, ब्रेडिंग के बारे में ब्रेडिंग का ओवरऑल आंसर देखते हैं। ब्रेडिंग सब्जेक्ट का मतलब क्या है, एनिमल ब्रीडिंग का रोल क्या है फार्म में, और फील्ड। तो मेन रिलेटेड है ब्रीड डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ ब्रीड, कंजर्वेशन ऑफ ब्रीड। सबके लिए अपन लोग पूरी एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सबका मेन एम है बेसिक कॉन्सेप्ट और अप्लाइड कॉन्सेप्ट, दोनों के लिए मेन है
कि हमको ब्रीड डेवलपमेंट में काम करना है और उसके लिए पूरा सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं। तो ब्रीड डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आएगा, डिफरेंट कैरेक्टर्स। कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनको हम लेंगे और जिनके बेसिस में एनिमल का सिलेक्शन होगा और हम ब्रीड डिसाइड कर पाएंगे। तो अभी आप लोग क्या कहानी सुनते हैं, कुछ लोग भी करते हैं? हेलो वंदना देवी जी सर। केवल सुन लेते होंगे फिर भूल जाएंगे। नहीं सर, लिखते भी हैं। थोड़ा नोट कीजिए, हमारी ख्याल से स्पीड तो हमारी रिकॉर्डेड कर लेते हैं, इनके ग्रुप में उसमें डाल लेते हैं ऐप पर सर, ये लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही जी सर। रिकॉर्ड कीजिए, डालिए। हाँ ठीक है ना। तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा कितने कौन कौन से ट्रेड यूज करेंगे फॉर सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना। मेनली हेरिटेबिलिटी को कल का जो पॉइंट था, क्वेश्चन था हेरिटेबिलिटी के बारे में, रिपीटेबिलिटी के बारे में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। जितना सिलेक्शन इंडेक्स है, सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स है, सिलेक्शन ऑफ प्रोजनी है फॉर ब्रीड डेवलपमेंट, इनका सिलेक्शन करने के लिए हमको कैरेक्टर चाहिए एनिमल के, और वो कैरेक्टर के बेस में ही हम पैरामीटर लेके आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा हमारी जनरल आइडिया रहेगी सबके लिए। डिफरेंट कैरेक्टर्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन ट्रेड्स। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन ट्रेड क्या क्या होंगे, आपको आना चाहिए। आपसे पूछ लिया गया व्हाट आर डिफरेंट प्रोडक्शन ट्रेड्स, एग्जांपल दीजिए। तो जितने भी ट्रेड हैं रिलेटेड विद age of the animals, output of the animals, production related जितने भी traits हैं, for example, dairy animals में milk egg, growing animal में meat egg, poultry में egg production, sheep में wool egg। एक प्रकार से ये प्रोडक्शन ट्रेड्स हो गए। और जितने भी प्रोडक्शन ट्रेड्स हैं ये अभी हेरिटेबिलिटी पर चर्चा करेंगे। दे आर हाईली अफेक्टेड बाय द हेरिटेबिलिटी। दूसरे रिप्रोडक्शन ट्रेड्स कौन कौन से लेंगे? ऑल ट्रेड्स रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन। अब उसमें कॉपिंग इंटरवल आ जाएगा, फर्टिलिटी आ जाएगी, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी में पूरे पैरामीटर, एज एट फर्स्ट कॉपिंग, कंजप्शन रेट, नंबर ऑफ सर्विस पर कंजप्शन। तो जितने भी पैरामीटर हैं रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन वो सभी आ जाएंगे रिप्रोडक्टिव ट्रेड में। और जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स हैं दे आर वेरी लोली हेरिटेबल, उसका थोड़ा चर्चा अपन बाद में करेंगे। थर्ड है ग्रोथ ट्रेड। जितने भी पैरामीटर हैं रिलेटेड विद द ग्रोथ, चाहे बर्थ वेट ऑफ द एनिमल, different weight in different age, feeding weight, body weight, growth rate, birth weight, ये सब पैरामीटर आ जाएंगे ग्रोथ रेट। उसके अलावा क्वालिटी ट्रेड्स, कौन कौन से पैरामीटर हैं जो कि प्रोडक्ट क्वालिटी में इफेक्ट करते हैं, जैसे परसेंट ऑफ मिल्क फैट, परसेंट ऑफ प्रोटीन और परसेंट ऑफ मीट क्वालिटी, वूल फाइबर क्वालिटी। ये सब पैरामीटर जो आएंगे वो आएंगे क्वालिटी ट्रेड्स। इसके अलावा हेल्थ एंड फिटनेस पैरामीटर्स रिलेटेड विद डिसीज रेजिस्टेंस, सर्वाइवलिटी ऑफ द एनिमल, हीट टॉलरेंस ऑफ द एनिमल। सिक्स्थ हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स। मॉर्फोलॉजी मींस बॉडी साइज, बॉडी शेप, अडर कंफर्मेशन, लेग एंड हूफ स्ट्रक्चर। ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? They are very important for the high yielding animals. और last seventh हो जाएगा behavioral traits, what is the behavior of animal, और mostly इसमें animal docile है, what is the temperament, ये सब पैरामीटर जो काउंट हो जाएंगे और भी। तो ये 7 प्रकार के ट्रेड डिवाइड किए गए हैं and these traits they are mainly categorized in 3 parts। पहला प्रोडक्शन ट्रेड, दूसरा रिप्रोडक्शन ट्रेड और तीसरे आएंगे मीडियम टाइप में, ग्रोथ टाइप में। ये रिपीटेबिलिटी में काम आएंगे। तो आगे जब अपन रिपीटेबिलिटी की बात करेंगे, हेरिटेबिलिटी की बात करेंगे, ये सब पैरामीटर आपको आना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्शन ट्रेड्स हैं, रिप्रोडक्शन ट्रेड्स हैं, ग्रोथ
ट्रेट्स है, क्वालिटी ट्रेट्स है, हेल्थ ट्रेट्स है, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स है, बिहेवियर ट्रेट्स है। तो अगर इन सब की आपको आइडिया है तो आगे डाउट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट है कल जो रेज किया था पॉइंट, हेरिटेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी है क्या? Certainly, heritability is directly related with the genetic potential of the animal. पर इसको बोलते कैसे हैं, क्या कहेंगे हेरिटेबिलिटी को? इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। Proportion of phenotypic variation attributable to genetic variation. मतलब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। phenotypic variation मतलब जितने करेक्टर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रोडक्शन ट्रेट्स, क्वालिटी ट्रेट्स, ये सब आ जाएंगे phenotypic variation में। और genetic variation related with the gene genetic potential। इनमें क्या रिलेशन है? That is proportion of phenotypic variation attributable to genetic variation। और heritability कैलकुलेट कैसे करेंगे? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, additive genetic variance और phenotypic variance। तो दो पॉइंट अगर आप याद रखिए, कल चर्चा किया था genetic variance, variation among the genes in a particular population। Additive means different genes they have additive additional effect, उनका कंपैरिजन करेंगे। तो हेरिटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है for the selection index or decision of the breed development। अगर आपने हेरिटेबिलिटी निकाल लिया है, अब उसके फार्मूला वगैरह डिटेल तो आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके एडवांटेज क्या है, हेरिटेबिलिटी क्यों निकालना चाहिए? सिलेक्शन ऑफ द एनिमल्स इन द फार्म, जहाँ लार्ज पॉपुलेशन है, आपको एनिमल सेलेक्ट करना है फॉर द पर्पज ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रीड, तो सबसे इंपॉर्टेंट है you must know the heritability। So to predict the response to selection, selection के लिए जरूरी है करेक्ट सिलेक्शन मेथड कौन सी आप लेंगे, हेरिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा है to estimate the genetic gain of the animal, ये हेरिटेबिलिटी से पता लगेगा। उसके अलावा what is the variation between genetic and environmental effect, ये भी हेरिटेबिलिटी से पता लग जाएगा। और इन सब के बेसिस में, हेरिटेबिलिटी के बेसिस में आप ब्रीडिंग प्लान डिसाइड कर सकते हैं। और this will help a lot, this will help the shape of this cost for improvement of breed development। हेरिटेबिलिटी is very important और हेरिटेबिलिटी निकालने का पैरामीटर दिया हुआ है, आपसे कोई फार्मूला नहीं पूछेगा, but heritability certainly related with the genetic potential of the animal। अब इसके अलावा रिपीटेबिलिटी, नाम से ही पता है रिपीटेबिलिटी, कोई भी पैरामीटर सब्सिक्वेंट पॉपुलेशन में कितने बार सिमिलर टाइप का रिजल्ट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन रिपीटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द सेम ट्रेट। मिल्क प्रोडक्शन का डाटा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सेम डाटा आपको उसी प्रकार का डेटा कितने बार रिपीटिशन सिमिलर टाइप का डेटा आप रिकॉर्ड कर पा रहे हैं इन डिफरेंट इंटरवल्स। मतलब उस एनिमल की रिपीटेबिलिटी इज वेरी गुड। आपकी गाय ने 15 लीटर दूध दिया और अगले काबिंग के बाद जो बच्चा है उसकी प्रोडक्शन पोटेंशियल कम हो गया, या कि इसी एनिमल का नेक्स्ट काबिंग के बाद प्रोडक्शन काफी कम हो गया, तो रिपीटेबिलिटी इज वेरी पुअर। तो रिपीटेबिलिटी, हेरिटेबिलिटी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द सिलेक्शन ऑफ एनिमल और ब्रीड डेवलपमेंट। अब एक पॉइंट आता है, कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनकी रिपीटेबिलिटी इज वेरी हाई और रिपीटेबिलिटी इज वेरी लो, हेरिटेबिलिटी इज वेरी हाई और हेरिटेबिलिटी इज वेरी लो। हेरिटेबिलिटी वेरी हाई का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्शन पोटेंशियल, आपने एचएफ से क्रॉस कर दिया लोकल ब्रीड को और मिल्क प्रोडक्शन
ट्रेट बढ़ गया। तो मतलब जिस पैरामीटर इज हाईली हेरिटेबल, गाय दूध 2 kg दूध दे रही है, आपने जर्सी क्रॉस कर दिया, नेक्स्ट जनरेशन जो आई उसका दूध बढ़ के हो गया 12 kg, मतलब मिल्क प्रोडक्शन रेट इज हाईली हेरिटेबल। और रिप्रोडक्शन रेट मोस्टली दे आर लो हेरिटेबल। ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन दिया था, अपन ने बनाया है। क्वालिटी ट्रेट्स जितने भी है, क्वालिटी ट्रेट्स मतलब परसेंट प्रोटीन, परसेंट फैट, क्वालिटी मीट, क्वालिटी फाइबर, दे आर हाईली रिपीटेबल और हाईली हेरिटेबल दोनों। ये ध्यान रखिएगा, आपसे निश्चित तौर पर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो व्हाट इज हेरिटेबिलिटी, व्हाट इज रिपीटेबिलिटी, और कौन कौन सी ट्रेट की रिपीटेबिलिटी कितनी है और हेरिटेबिलिटी कितनी है। नॉर्मली 0.4 से ऊपर जो है हाईली रिपीटेबल, हाईली हेरिटेबल। तो जितने क्वालिटी ट्रेट्स हैं दे आर हाईली हेरिटेबल एज वेल एज हाईली रिपीटेबल। रिपीटेबिलिटी इज वेरी हाई। उसी प्रकार प्रोडक्शन ट्रेट दे आर मीडियम हेरिटेबल एंड मीडियम रिपीटेबिलिटी भी है उनकी। और जो रिप्रोडक्शन ट्रेट्स है, 5-6 ट्रेट आपको बताया है, तो जितने भी रिप्रोडक्शन ट्रेट है उनकी हेरिटेबिलिटी इज वेरी वेरी लो और रिपीटेबिलिटी इज आल्सो वेरी लो। मतलब किसी एनिमल में अगर आपको रिप्रोडक्शन पैरामीटर में चेंज करना है, इसका इफेक्ट स्लो मिलेगा और लॉन्ग रन में मिलेगा। आपको मिल्क यील्ड किसी एनिमल का चेंज करना है, यू कैन गेट रिजल्ट वेरी सून। The heritability is very high for production trait, but very poor for the reproduction trait. तो ये बेसिक पॉइंट अगर याद करिएगा तो बाकी आप रिप्लाई देने में दिक्कत नहीं होगी। So growth and quality traits, they are highly heritable. Production traits, medium heritable. Reproduction traits, low heritable. Means heritability is very high for growth and quality traits. Heritability is low, medium for the production traits, and very low or low for the reproduction traits. Normally heritability, repeatability का ट्रेंड वही है दोनों में, तो आप इसके बेसिस पे पूरा लेक्चर दे सकते हैं। Now regarding method of selection, selection किस लिए कर रहे हैं अपन? For new breed, development of breed or selection of very high yielding animals, good quality animals based on their character, maybe for production or maybe for efficiency or for the disease or for the health parameters. उन सिलेक्शन करने के लिए आपकी मेथड क्या है, कल हमने चर्चा किया था। एक तो मास सिलेक्शन मेथड है, दूसरा प्रोजेनी सिलेक्शन मेथड है, तीसरा फैमिली सिलेक्शन मेथड है और चौथा टेंडम सिलेक्शन मेथड है। तो मास सिलेक्शन आपके पास among the large population of animals, you have to select best one on the basis of various parameters, observation parameters. Suppose कीजिए milk is the parameter, तो पूरे हार्ड में आपको किस एनिमल का बेस्ट प्रोडक्शन मिल रहा है, आपने उसके बेस पे ले लिया, that is mass. Among the mass you have selected best. उसी प्रकार फैमिली के बेस पे क्या परफॉर्मेंस किसका अच्छा मिल रहा है, that is family selection. और इसी प्रकार से टेंडम सिलेक्शन एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर ट्रेट, पर्टिकुलर पैरामीटर के बेस पर करते हैं सिलेक्शन, दैट इज टेंडम सिलेक्शन। और जो बेस्ट हमने बताया था प्रोजेनी सिलेक्शन, क्योंकि प्रोजेनी में अगर रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो दैट विल गिव एक्सीलेंट रिजल्ट इन फ्यूचर। दूसरा हमने इनके बदरियानी की पूरी नोट्स देखी हुई है, तो दे आर वेरी गुड। आप लोग पूरा एक बार 2 बार पढ़िए अच्छे से, काफी कुछ उसमें क्वेश्चंस आंसर्स दिए हुए हैं एंड वेरी बिग फिटिंग रिप्लाई। यहाँ अच्छी चर्चा नहीं हो पाती है, तो हम प्रयास
इंडेक्स बनाना पड़ेगा डिफरेंट पैरामीटर के बेस पे। अब सिलेक्शन इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स, आपने एक पैरामीटर के बेस में कोई चीज सिलेक्ट किया है, 10 पैरामीटर हो गए हैं, तो आपको 10 बार एनालिसिस करना पड़ेगा, 10 बार कंपेयर करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आप सही कंक्लूजन में ना पहुंचे। और सिलेक्शन इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स many parameters have been combined together in a formula, और आपको एक चीज मिल जाएगी उससे, तो ऑन दैट बेसिस आप बोल सकते हैं दिस प्रोजेनी इज बेस्ट और दिस एनिमल इज बेस्ट। और इसलिए सिलेक्शन इंडेक्स बनाया गया है, फार्मूला बनाया जाता है, कई पैरामीटर को उनमें साथ में फिट किया जाता है, और सभी का रिजल्ट निकाल के एक डाटा आ गया, जिस एनिमल का, जिस प्रोजेनी का बेस्ट सिलेक्शन इंडेक्स होगा, मतलब दैट इज बेस्ट। तो सिलेक्शन इंडेक्स का एडवांटेज ये है। बाकी आप इंडिविजुअल पैरामीटर लेके चलेंगे सिलेक्शन करने के लिए, नो प्रॉब्लम। आपने अगर मिल्क यील्ड भी क्राइटेरिया लिया हुआ है, तो जिन एनिमल की मिल्क यील्ड अच्छी होगी ले लिया, बट व्हाट अबाउट मिल्क फैट, व्हाट अबाउट मिल्क प्रोटीन, व्हाट अबाउट एसएनएफ, व्हाट अबाउट रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, मतलब इस प्रकार कई पैरामीटर आते हैं। तो आपको सबको क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखने के लिए सिलेक्शन इंडेक्स इज द बेस्ट क्राइटेरिया। सिलेक्शन इंडेक्स कई प्रकार के होते हैं, डिपेंड करेगा पैरामीटर पे, या तो फिनोटाइपिक पैरामीटर, फिनोटाइपिक मतलब जो आप ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन दी जीनोटाइपिक पैरामीटर्स, इकोनॉमिक पैरामीटर्स, डिजायर्ड गेन, गेन के बेस में, बॉडी वेट के बेस पे, इस तरह कई प्रकार के सिलेक्शन इंडेक्स बने हुए हैं। आपको तो फार्मूला फिट करना है, डाटा फिट करना है, एंड यू कैन गेट द रिजल्ट। इसका एडवांटेज क्या है सिलेक्शन इंडेक्स का? सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपको जो बता दिया, कई ट्रेड को कंबाइन करके आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा, एक डाटा मिल जाएगा, और दैट गिव्स बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट इंडिकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ ब्रीड और सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स। और बाकी तो ठीक है, बाकी पैरामीटर तो डिटेल थ्योरी में आप जो पढ़ेंगे, बट मेन पर्पज है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। इसके अलावा छोटी ब्रीडिंग की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डीएनए, डीएनए का फंक्शन क्या है? सिली क्वेश्चन रहेगा, छोटा क्वेश्चन रहेगा, पर निश्चित ही बनता है, और वाइवा में आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। डॉक्टर डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? आना चाहिए। फंक्शन क्या है? डीएनए का फंक्शन क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, स्टोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्टोर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उसका काम क्या है? डीएनए का कंप्लीट कंट्रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन। एक तो डीएनए हो गया, न्यूक्लियस के अंदर है, दूसरा आरएनए हो गया, मोस्टली साइटोप्लाज्म। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, सिंपल है। तो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, और आरएनए के साथ में कई आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, में मोटे मोटे 3-4 हो गए। इन सबका इंपॉर्टेंट रोल है, सबका फंक्शन आना चाहिए। डीएनए का फंक्शन क्या है? राइबोसोम का फंक्शन क्या है? राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या है? राइबोसोमल आरएनए एक्सीलेंट साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या है? ऑलरेडी नाम से पता है, मैसेंजर आरएनए takes message from the DNA and transfer to the ट्रांसफर आरएनए कि कौन से अमीनो एसिड की आवश्यकता है किस टाइम पे, और वो अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा थ्रू ट्रांसफर आरएनए, और प्रोटीन लिंकेज में काम करेगा फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो थोड़ा सा नॉलेज क्लियर रहे
के अंदर बॉडी डेवलपमेंट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम आते हैं एक्सटेंशन के बारे में, क्योंकि एक्सटेंशन का काफी दिन से पेंडिंग चल रहा है। एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। पहली बात तो व्हाई एक्सटेंशन एजुकेशन, किस लिए आवश्यकता है? डॉक्टर साहब आपको एक्सटेंशन एजुकेशन किस लिए पढ़ाया गया है, क्यों पढ़े, इसका क्या एडवांटेज है? तो सर आपको नॉलेज डिसेमिनेट करना है फार्मर्स के बीच में, और इसीलिए एक्सटेंशन एजुकेशन बताया गया है। मोटा मोटा यही हुआ, एक्सटेंशन एजुकेशन काहे के लिए, क्यों पढ़ाया गया है। और अगर डिटेल में अपन देखेंगे, पॉइंट बताएंगे एक्सपर्ट को, तो मेन काम क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन का? To transfer the complete knowledge from the laboratory, from the research to the farmers। और इस प्रकार जो गैप है between the farmers, between the scientists, उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए हमारा कंप्लीट एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम है। और उसके अंदर भी बहुत सारे आपके टॉपिक आते जाएंगे, डिफरेंट मेजर्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ट्रायल्स, वो सब आएंगे। तो why we teach? To bridge the gap between research and farmers, promotes adoption of improved technology। जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसका एडॉप्शन करवाना है, फार्मर्स के बीच में प्रमोट करवाना है। तो फॉर दैट वी रिक्वायर एक्सटेंशन एजुकेशन। इसी प्रकार इंप्रूवमेंट ऑफ एनिमल हेल्थ, एनहांसमेंट ऑफ फार्मर नॉलेज, इंक्रीजिंग द फार्मर इनकम, गवर्नमेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करवाना, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करवाना,